हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के कुछ न्यूमेरिकल्स। बच्चों, लास्ट 2 क्लास तक हम लोगों ने 10 न्यूमेरिकल कर लिया था। आज की इस क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, वो चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हों या शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या लॉन्ग में पूछे गए हों, कहीं भी पूछे गए हों। मैं एक तरफ से सारे क्वेश्चन को छांट कर लिख कर आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी तक हम लोग अगर कुमार मित्तल की बुक से देखा जाए तो अभी दूसरे लेसन पर ही है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट ही लेसन अभी हमारा चल रहा है। तो आज इसमें हम लोग शुरू करेंगे 11वां क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है फिजिक्स का बजरंग बाण के नाम से। आप लोग उस प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो 2024-25 सेशन की मैं तैयारी करवा रहा हूँ। अभी मैं पार्ट 2 फिजिक्स करवा रहा हूँ, इसके बाद पार्ट 1 फिजिक्स कराऊँगा। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको तैयार कर लीजिए। चैप्टर वाइज मैं आपको इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, बस आप लोग अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। आज 11वें क्वेश्चन की बारी है। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग देखिए इसे। क्वेश्चन कह रहा है कि +2.5 डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता के 2 पतले लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का जो डेरिवेशन है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं अब की बार इम्पोर्टेंट्स हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, कुछ आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। यहाँ पर दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चन तक हम लोगों ने लास्ट क्लास तक कर लिया था। इसमें देखिए क्षमता दिया गया है, हमें P1 दिया गया है और P2 दिया गया है। P1 का मान दिया गया है +2.5 डायोप्टर और P2 का मान दिया गया है -3.75 डायोप्टर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्षमता दिया गया है, इनको मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। ठीक है ना, इनको मिलाकर क्या बनाया गया है, संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इन दोनों क्षमताओं को जोड़ लेते हैं कि संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। अगर संयुक्त लेंस की क्षमता आ जाएगी तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी भी आ जाएगी। तो हम जानते हैं चूँकि P बराबर होता है P1 + P2। P बराबर क्या होता है, P1 + P2। तो P बराबर P1 का मान कितना है 2.5 और P2 का मान कितना है -3.75। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3.75। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो P बराबर आएगा 1.25 डायोप्टर। ठीक, अतः यहाँ लिखेंगे अतः संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो हम लोग क्षमता का फॉर्मूला जानते हैं कि P बराबर होता है 100/F, लेकिन उस समय फोकस दूरी आपकी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। अगर 1/F करते हैं तो फोकस दूरी आपकी मीटर में आएगी। ठीक है ना, तो इससे हम करते हैं, इससे हमें सेंटीमीटर में फोकस दूरी मिलेगी। तो फोकस दूरी निकालना है, इसको यहाँ कर लीजिए, P को यहाँ भेज दीजिए। तो F बराबर हो जाएगा 100/P। P क्या है, संयुक्त लेंस की क्षमता है, ये जो मान आया है। ठीक है, माइनस में आया, यहाँ माइनस लगा लीजिए। ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें से घटेगा, चिन्ह माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस तो ऊपर चला जाएगा 1.25। कितना आएगा 1.25। ठीक है ना, यहाँ देखिए -1.25 है, माइनस ऊपर चला गया 1.25। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ेगा। ठीक है ना, 2 जीरो बढ़ेगा। उसके बाद 125 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 125 8 होता है 1000 और 1 जीरो और आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा
80 आ जाएगा, यानी फोकस दूरी यह बराबर जो आपको मिलेगी वो -80 सेंटीमीटर मिलेगी। यानी लेंस जो होगा वो किसकी तरह होगा, अवतल लेंस का व्यवहार करेगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। ठीक है ना, तो समझ में आया होगा आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 11वां क्वेश्चन हमारा हो गया। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो है एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। यानी एक उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और एक अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है मान लेते हैं f1 बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी कैसे ली जाती है, प्लस में ली जाती है। दूसरा अवतल लेंस है इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो -50 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में ली जाती है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं। ठीक है, दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी वाला ही टॉपिक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी है, वस्तु रखी है। यानी u बराबर कितना दिया गया है, -25 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी हम हमेशा कैसे लेते हैं, माइनस में लेते हैं। u बराबर -25 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यानी v का मान आपको निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर दोनों लेंसों की फोकस दूरियां दी गई है। इनसे हम क्या करते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे। फिर f का मान मिल जाएगा और u का मान दिया है, v का मान हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। यहाँ पर लिखेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी f बराबर क्या होता है, फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f बराबर में 1/f1 और प्लस 1/f2। ठीक है ना, मान रख दें सब। तो 1/f बराबर में 1/f1 का मान कितना है, 10 है, और f2 का मान -50 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 1/f बराबर एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 50 आएगा। 10 से भाग करेंगे 5 आएगा, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, और -50 से भाग करेंगे 1 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो 1/f बराबर जो आएगा वो 4/50 आ जाएगा। ठीक है, या इसको हम डिवाइड कर दें, 2 दूना 4, 25 दूना 50। ठीक है, तो इसको f बराबर जब निकालेंगे तो यह आएगा 25/2 सेंटीमीटर, 25/2 सेंटीमीटर। ये इतनी हमारी क्या आ जाएगी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अब f का मान मिल गया, u का मान मिल गया, v का मान हम निकाल सकते हैं। अतः प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब की स्थिति, अतः प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए हम लेंस का फार्मूला लगाएंगे। प्रतिबिंब की स्थिति, अच्छा एक सेकंड देखिए, यहाँ फोकस दूरी प्लस में आई है। इसका मतलब एक लेंस उत्तल था, दूसरा अवतल था, लेकिन जो संयुक्त लेंस बनेगा वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि यहाँ फोकस दूरी कैसे आई है, प्लस में आई है। तो यहाँ लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की स्थिति, लेंस फार्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला लगाएंगे। तो लेंस फार्मूला 1/f बराबर में 1/v और माइनस में 1/u, मान रख देंगे 1/f, f का मान कितना है, 25/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 25/2 बराबर में 1/v आपको फाइंड करना है, माइनस 1/u, u का मान कितना है, -25 है। तो यहाँ रखेंगे -25। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/25 बराबर में 1/v और माइनस माइनस प्लस 1/25। हमें v निकालना है, इसको इधर ले लेंगे, तो 1/v बराबर हो जाएगा 2/25 और -1/25। ठीक है, हर बराबर है, 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, तो 1/v बराबर मिलेगा 1/25
और v बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो v बराबर कितना आएगा 25 सेंटीमीटर आएगा, वो भी किस में, प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस हमेशा दूसरी ओर प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। एक अलग कंडीशन होती है उसमें वस्तु की ओर बनाता है, बाकी हमेशा प्रतिबिंब दूसरी ओर बनाता है। तो इसकी दूरी जो होगी लेंस से कितना होगी 25 सेंटीमीटर, यानी अगर वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखे है इसका मतलब इधर 25 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। बाकी अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वां जो क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन अपवर्तन वाला उससे ख़त्म हो गया। अब हम जो लेंस से अपवर्तन ख़त्म हो गया है, अब हम लोग प्रिज्म के अपवर्तन पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। बच्चों आप लोगों ने अगर प्रिज्म का फार्मूला नहीं पढ़ा है, उसका डेरिवेशन नहीं देखा है, तो हमने इसी प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स के बजरंग बाण में ही फिजिक्स प्रिज्म का डेरिवेशन कराया है, ठीक है ना। आप लोग उसको जाकर देख लीजिए, लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा वहाँ पे आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप सर्च कीजिएगा प्रिज्म फार्मूला बाई आर्यन सर, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। बहुत ही आसान शब्दों में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है और बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान क्या है, a है। तो आपको प्रिज्म का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं पहले। हमें प्रिज्म कोण जो दिया गया है, प्रिज्म कोण को हम a से दिखाते हैं, ठीक है। तो a बराबर a ही दिया गया है और न्यूनतम विचलन कोण को हम डेल m से दिखाते हैं। इसका मान भी क्या दिया गया है, a दिया गया है, ठीक है ना। तो कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, आपको n पूछ रहा है, ठीक है। किसी किसी किताब में n दिया रहता है, नहीं तो म्यू दिया रहता है, ठीक ना। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, n और म्यू दोनों एक ही होते हैं। तो हम जानते हैं प्रिज्म के लिए फॉर्मूला n बराबर साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपान में साइन a बाई 2, साइन a बाई 2। मान रख दीजिए यहाँ पर n बराबर हो जाएगा साइन a प्लस a क्या है, प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण का मान a है, डेल m का मान भी a है, तो a बटे 2। यहाँ पर साइन a बाई 2 ही रहेगा, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे हम तो n बराबर हमें मिलेगा साइन 2a बाई 2 अपान में साइन a बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा n बराबर साइन a अपान साइन a बाई 2, ठीक। अब यहाँ पर लगेगा फार्मूला, ठीक है ना। इसको हम ऐसे नहीं काट सकते क्योंकि सारी चीज़ें कोण के अंदर हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था लेक्चर नंबर 9 में, हमने आपको बताया था, ठीक है ना। जो न्यूमेरिकल वाली पहली क्लास थी उसमें हमने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया था, ठीक। अपवर्तन का वो भी था। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, देखिए साइन, वहाँ पर साइन 2a था, यहाँ पर क्या है साइन a है। तो हम यहाँ पे फार्मूला बनाते हैं। देखिए चूँकि हम जानते हैं साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ये होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 2a नहीं है, केवल क्या है साइन a है, ठीक। तो साइन a है, जैसे यहाँ 2a है तो इसका आधा क्या हो गया है, a हो गया है। तो ऐसे हम लिखेंगे, इसलिए साइन a जो होगा, साइन a बराबर, तो 2a का आधा हो गया a, तो a का आधा यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है ना। इसे क्या बोला जाता है, हाफ एंगल फार्मूला बोला जाता है। यही हाफ एंगल फार्मूला यहाँ लगा देंगे तो n बराबर क्या मिलेगा, अतः n बराबर 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 और अपान में यहाँ पहले से क्या है साइन a बाई 2, साइन a बाई 2, ठीक है। साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, n बराबर हमें मिलेगा 2 कॉस a बाई 2,
ठीक, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 cos a/2। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा 2 cos a/2। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों ये जो सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको अनसॉल्व से ही बताए जा रहे हैं, जो 2018 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं। कभी ना कभी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी सेट में ज़रूर आए हैं, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, कहीं भी कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे गए हैं, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं हर टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये भी प्रिज्म से ही रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है। अपवर्तक कोण को ही प्रिज्म कोण कहा जाता है। ठीक है ना, तो एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो दिया गया है cot a/2 है। तो यहाँ पे दिया गया है अपवर्तक कोण यानी ए। अपवर्तक कोण को ही क्या बोला जाता है, प्रिज्म कोण। यहाँ पर हम लिख देते हैं अपवर्तक कोण जो होता है वो बराबर होता है किसके, प्रिज्म कोण के। ठीक है, प्रिज्म कोण दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो आपको यहाँ पर दिया है ए बराबर में क्या दिया गया है, ए, यानी प्रिज्म कोण जो दिया है ए दिया है। फिर क्या कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cot a/2 है। n बराबर क्या दिया गया है, n बराबर दिया गया है cot a/2। ठीक है, cot a/2 दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब की बार आपको डेल m का मान निकालना है, यहाँ से डेल m का मान निकालना है। तो वही फार्मूला लगाएंगे, चूँकि n बराबर क्या होता है, साइन a प्लस डेल m/2 अपान में साइन a/2। ठीक है, मान रख देंगे। यहाँ पर n का मान क्या दिया है, cot a/2, तो इसको लिखेंगे cot a/2। ठीक है, बराबर में साइन a प्लस डेल m। a का मान a है, डेल m का मान आपको निकालना है, तो बटे 2 अपान में साइन a/2। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए इस कॉट को हम चेंज कर दें, कॉट बराबर होता है कॉस अपान साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस a/2 अपान में साइन a/2 बराबर में साइन a प्लस डेल m/2 अपान में साइन a/2। ठीक, अब देखिए यहाँ भी साइन a/2 है, यहाँ भी साइन a/2 है, दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर cos a/2 है, यहाँ साइन a प्लस डेल m/2 है, तो जब तक कोण बराबर नहीं होंगे तब तक ये कटेगा नहीं। तो हम इसको कोण बराबर करके लिखते हैं। cos a/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos a/2 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a/2। ठीक, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू जो होती है वो 90 से कम होती है। ठीक है ना, साइन कॉस का क्वाड्रेंट जो बनाते हैं उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू 90 से कम होती है, तो उसमें साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब इसको हमने साइन के रूप में चेंज कर लिया, इधर वाला लिख लेंगे, तो इधर वाला भी साइन में है, साइन a प्लस डेल m/2। अब यहाँ से साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, ये हो जाएगा 180 माइनस a बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर में इधर a प्लस डेल m/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें डेल m का मान निकालना है, तो इसको लिख रहे हैं पहले एक बार, 180 अंश माइनस a बराबर a प्लस डेल m। डेल m को रोक लेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो डेल m बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस a, और a इधर जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो डेल m बराबर आएगा 180 अंश माइनस 2a। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, अल्पतम विचलन कोण का मान हो जाएगा 180 अंश माइनस 2a। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए,
उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है तथा प्रिज्म कोण 60 अंश है, तो प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आपके 3 नंबर में क्वेश्चन आपके आया है, 2016 में आया है और 2019 में भी आया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो यहाँ पे जो जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया क्या गया है? अल्पतम विचलन कोण का मान दिया गया है, डेल एम बराबर दिया गया है आपको 30 अंश, और क्या दिया गया है? प्रिज्म कोण का मान 60 अंश दिया गया है। प्रिज्म कोण ए बराबर कितना दिया गया है? 60 अंश दिया गया है। तो कह रहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं चूँकि n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान में साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2। ठीक है, मान रख देंगे सब। n बराबर साइन, यहाँ पर a प्लस डेल एम है तो a का मान 60 है, डेल एम का मान 30 है, तो 60 प्लस 30 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पर साइन a का मान जो है वो 60 है, तो 60 अंश बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको यहाँ से काट देंगे तो ये 30 अंश आ जाएगा। तो n बराबर हमें मिलेगा साइन 60 30 90 बटे 2 और बटे साइन 30। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, 2 से काट देंगे तो ये कितना आएगा? 45 आ जाएगा। ठीक है, तो n बराबर हमें मिलेगा साइन 45 और बटे साइन 30। ठीक है ना, दोनों का मान रख देंगे, साइन 45 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू रखेंगे। तो n बराबर मिलेगा साइन 45 का मान होता है 1/√2 और बटे साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो n बराबर हो जाएगा 2/√2। ठीक, चाहे तो इसका परमीकरण करा दीजिए या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 और बटे क्या हो जाएगा? √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और पूर्णांक जो आएगा वो कितना आएगा? √2 आएगा, या कभी कभी दे देता है 1.414। तो आप चाहे इसको लिख दीजिए, ये भी आंसर है, या ये लिख दीजिए, ये भी क्या है? आंसर है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप लोग इसको लगा भी सकते हैं खुद से। बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अगर आप लोग बड़ी वीडियो चाहते हैं कि और क्वेश्चन हम बताएं तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।